मैं मनोज कुमार आज आप लोग के साथ में एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं और वो मुद्दा हमारे बौद्ध धर्म और मध्यकालीन भारत के मुगल वंश के शासक अकबर से संबंधित है। क्या आप ये सोच सकते हैं कि अकबर ने एक बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया होगा? बताइए। एक बार को सोच सकते हैं कि भाई सभी मुगल शासकों में अकबर थोड़ा सा उदार था, जिसने अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने के लिए सभी समाज के सभी वर्गों के लोगों को अपने यहाँ जोड़ा, उन सबको अपने साथ जोड़ करके प्रशासन में भागीदारी करवाई। विशेषकर राजपूतों के संदर्भ में आप देख सकते हैं, उसने इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों को अपने यहाँ डिस्कशन करने के लिए, रिलीजियस डिस्कोर्स करने के लिए बुलाया था। तो इस बारे में एक बार को तो सोच सकते हैं, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा कहीं हमने पढ़ा है कि उसने किसी बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया हो? चलिए, आज मैं इस पहलू पर पूरी तरीके से चर्चा करूंगा और अच्छे तरीके से चर्चा करूंगा, डिटेल में चर्चा करूंगा। ऐसा कोई स्तूप है जिसका उससे संबंध है, जिसका उसने निर्माण करवाया या उसने मरम्मत करवाई या उसने उसको पूरी तरीके से नई संरचना बनवाई, जिस पर उसने अपना कोई लेख लिखवाया, वो भी फारसी भाषा में? ऐसा कहीं है तो बिल्कुल निश्चित तौर पर बने रहिए, शुरू से लेकर लास्ट तक इस पूरे वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और ये जो जिसके बारे में बात कर रहा हूं, ये कल बहुत चर्चा में रहा है। यस, बहुत ज्यादा चर्चा में है। और यही नहीं, पूरे वैश्विक स्तर पर यह स्तूप चर्चा में है। अब आप थोड़ा सा गैस कर सकते हो, तो क्लास छोड़ करके कहीं जाइएगा नहीं, कहीं इधर उधर भटकिएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके? और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आपके आईएएस पीसीएस और तमाम तरह के एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं डिस्कस करता हूं इस टॉपिक पर, विशेष तौर पर मैं चर्चा करता हूं। देखिए, कंडीशन क्या है कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित बहुत सारे स्थल हैं। बोध गया है, सारनाथ है, लुम्बिनी है, पाटलिपुत्र है, जिसे राजगीर वगैरह कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पर महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। महात्मा बुद्ध के मरने के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर स्तूप बनाए गए, जिन्हें हम शारीरिक स्तूप कहते हैं। कुछ जिन शारीरिक स्तूप कहते हैं, कुछ पारभौतिक स्तूप थे जो उनके द्वारा उपयोग की गई सामग्री के आधार पर बनाए गए थे। कुछ ऐसे भी थे जो उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं, एक तरीके से। यस, यानी कि हम उनके स्मरण में, उनकी याद में, उनके जो हम उनके विचार हैं उनको दर्शाने के लिए अपना एक स्तूप बनवाना चाहते हैं। यस, तो इसी तरह का स्तूप के कंसेप्ट में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये किस तरह का स्तूप है ये आप समझ जाओगे। यस, समझ जाओगे, जिसकी हल्की सी झलक आप लोगों को दिखाई दे रही होगी ऊपर, हल्की सी झलक। ये देखेंगे तो आपको यहां पर देखने पर लग रहा है बिल्कुल उसी तरह का स्ट्रक्चर है जैसे मेहराब होता है इस्लामिक स्थापत्य कला में, सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर, लेकिन ईंटों का बना हुआ नीचे एक सीढ़ीनुमा स्तूप भी है। यस, अब आप बहुत सोच रहे हो कि कितना बड़ा सरप्राइज है ना भाई, जल्दी बताइए ना भाई, जल्दी बताइए ना। तो चलिए मैं रिवील कर देता हूं इसको। यह है चौखुंडी स्तूप, चौखुंडी स्तूप। यस, और उसका पूरा का पूरा विवरण मैं दूंगा, इसकी ऐतिहासिक जानकारी, इसकी वास्तुकला, बौद्ध धर्म में इस चौखुंडी स्तूप का क्या महत्व है उसके बारे में। और ये ओरिजिनल फोटो है माय डियर, ऐसा नहीं है कि एआई द्वारा जनरेटेड है, नहीं भाई, ओरिजिनल है। शाम का समय है, लाइटिंग से ये ऐसा ही चमकता है। यस, बिल्कुल ओरिजिनल। इसको देखिए, इसका नाम चौखुंडी है। अब ये है कहां, क्या महत्व है, किस तरीके से है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में
मैं आपको डेफिनेट बोलता हूं कि 99% आप में से किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं होगा। 99.9% लोगों ने नहीं सोचा होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। 0.1% कोई भी हो सकता है। चलिए, लेकिन इस वीडियो को जानने के लिए और इसके पीडीएफ और उसकी इंफॉर्मेशन के लिए फटाफट मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, और ये इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। ओके, और ये मेरा छोटा सा परिचय है। जिस किसी को अगर कोई डाउट हो, कोई बात हो, तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकता है। और मेरा अनुभव क्या है ये मैं आप लोगों को यहाँ बता दे रहा हूँ। मैं बोल के नहीं बता रहा, लेकिन आप लोग जानते हैं मुझे। चलिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं इसके कहां पर है। देखिए, ये कहीं नहीं है, उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिला सारनाथ में मौजूद है। अब वो सारनाथ में कहां है? सारनाथ में तो धमेक स्तूप है। सारनाथ में कैसे हो सकता है? यस, सारनाथ में ही है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्मारकों में से एक है, जहां भगवान बुद्ध ने, यस, पहला रिवील पॉइंट, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान कहां प्राप्त किया था बताइए? बोध गया में। बोध गया में जब वो तपस्या कर रहे थे तो उनके साथ उनके 5 ब्राह्मण मित्र भी थे। लेकिन बाद में जाकर के जब ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होंने एक जगह पर वहां के सेनापति, वहां के जो आर्मी चीफ है, उनकी बेटी सुजाता के हाथ से खीर खाई। इस बात से उन 5 ब्राह्मण मित्रों के साथ उनका मतभेद हो गया और ब्राह्मण मित्र वहां से चले आए सारनाथ। अकेले महात्मा बुद्ध ने वहां पर ज्ञान प्राप्त किया, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो सबसे पहले उन्होंने अपने उन ब्राह्मण मित्रों को ढूंढने की, पता करने की कोशिश की, और पता चला कि वो सारनाथ में है। इसलिए 250 मील लंबी यात्रा करके बोध गया से वाराणसी पहुंचे। कहीं कहीं पर 250 किलोमीटर दिखाता है, लगभग वही बोध गया से आपके वाराणसी, वाराणसी से सारनाथ पहुंच गए और वहां पर उनसे मुलाकात की। और ये बात हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि सबसे पहला अपना ज्ञान उन्हीं 5 ब्राह्मण मित्रों को दिया था। वो उनके पहले ब्राह्मण शिष्य, मतलब पहले उनके शिष्य बने थे 5। सारनाथ में इसी जगह पर उनसे मुलाकात हुई थी। अब कहोगे सर, वहां पर जहां इन्होंने ज्ञान दिया था, सारी चीजें की थी, वहीं तो धमेक स्तूप बना हुआ है। यस, अब चलिए इस चीज को और ज्यादा शॉकिंग बनाते हैं। एक्चुअली में सारनाथ में दोस्तों 2 जगह हैं, 2 स्तूप हैं। एक धमेक स्तूप है और एक चौखुंडी स्तूप है। इसके अलावा एक और भी है, धर्मराज का स्तूप। 3 है। उसी परिसर में 3 स्तूप है, धमेक स्तूप, धर्मराज का स्तूप और चौखुंडी स्तूप। अब चौखुंडी स्तूप क्या है? चौखुंडी स्तूप वही है जहां पर वो अपने पहले 5 ब्राह्मणों से मिले थे, ब्राह्मण मित्रों से मिले थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने 5 पूर्व साथियों से पहली बार इसी जगह पर मुलाकात की थी उन्होंने। उसी जगह को कहते हैं चौखुंडी, उसी परिसर में ही है। ये वो जगह है जहां पर उनसे मिले थे, और धमेक स्तूप वो जगह है जहां पर उन्होंने ज्ञान दिया था। दोनों का अंतर कर लीजिएगा, पहली बात। यानी कि अब बात आती है कि ये किस काल का बना हुआ है। इस पर मैं आगे रिवील करूंगा, इसकी मैं आगे चर्चा करूंगा कि भाई मिले थे तो स्तूप क्या मुगल काल में बना था? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, मुगल काल में नहीं बना था, लेकिन हाँ मुगल काल में बना भी है। यस, मैं बताऊंगा दोनों चीजें कैसे लिंक है, किस तरीके से। तो चलिए इसके आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसका नाम चौखुंडी क्यों है। चौखुंडी यानी कि 4 खंड, 4 खंड जिन्हें हम 4 दिशाएं भी कहते हैं। इन्हें 4 दिशाओं वाला खुला ऊंचा मंच, जैसे ये रहा, हर लेयर ईंटों से बने हुए पूरे स्ट्रक्चर है, पूरा स्तूप ईंटों के बना हुआ है। सबसे नीचे चौड़ी है, और उसकी छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, इस तरह से बनता चला जा रहा है। और यहां पर जाकर के फिर बनाया गया, और चारों तरफ से इसकी सीढ़ियां 4 दिशाओं वाला है, 4 भागों में विभाजित है। प्रारंभिक संरचना वास्तव में पक्की ईंटों से ऊंचा और चौकोर मंच के तौर पर ही बनाया गया था, पूरा मंच बनाया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ा चौखुंडी। ओके, खुला ऊंचा मंच।
अब इसका बौद्ध धर्म से, बौद्ध भिक्षुओं से क्या लेना देना है? तो देखिए, पंचवर्गीय भिक्षुओं से पुनर्मिलन। जब बोध गया से सारनाथ ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध 250 किलोमीटर पैदल चलकर ऋषि पत्तन यानी कि सारनाथ पहुंचे, तो यहीं पर 5 पूर्व साथी, यहां उनके 5 पुराने साथी कौंडिन्य, भद्दिय, वप्प, महानाम और असज्जी, इन 5 को नोट कर लीजिएगा। ये तपस्या कर रहे थे। प्रारंभ में उन्होंने बुद्ध का स्वागत नहीं किया। ये पांचों तपस्या कर रहे, उन्होंने बुद्ध को देखा, उन्होंने स्वागत नहीं किया। बोले कि ये तो ऐसे ही है, खीर वीर खा रहे थे महिलाओं के हाथ से, नौटंकीबाज आदमी है, तो क्या करेंगे। लेकिन जब वो बिल्कुल उनके पास पहुंचे तो उनका अद्भुत तेज देख करके वो प्रभावित हो गए और उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया, और यहीं से बौद्ध संघ की नींव भी पड़ी। यानी कि यहीं पर उनकी मुलाकात हुई, इसी जगह पर तपस्या उन्होंने सब छोड़ छाड़ करके इनको स्वीकार कर लिया। अब बात आती है, ये रहा, ये है चौखुंडी स्तूप और ये है धमेक स्तूप। ये वो जगह है जहां बुद्ध और 5 भिक्षुओं की पहली मुलाकात हुई, उसका पवित्र स्थल है। ये दोनों को कंपैरिजन कर लीजिएगा। दूसरा, ये धमेक स्तूप है जिसको हम लोग सब लोग सारनाथ के नाम से प्रॉपर तरीके से जानते हैं। यहां पर उन्होंने प्रथम उपदेश दिया जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें कई सारे और भी स्मारक हैं, जैसे अशोक द्वारा बनवाया गया धर्मराज का स्तूप, अशोक स्तंभ, वो भी इस पूरे के पूरे कैंपस में मौजूद हैं। उसकी मैं यहां पर चर्चा नहीं कर रहा, मैं केवल अभी इसकी चर्चा कर रहा हूं। अब बात आती है कि इसका मूल निर्माण कब हुआ। क्या मुगल काल में अकबर ने करवाया? नहीं दोस्तों, इसका मूल निर्माण कार्य हुआ 34 से लेकर के 6वीं शताब्दी ईस्वी में, यानी कि गुप्त काल के समय में ये इस तरह का स्ट्रक्चर था। मेरा पूरा का पूरा गुप्त काल में। निर्माता का कोई स्पष्ट अभिलेख यहां पर नहीं मिला है। गुप्त काल में स्थानीय बौद्ध शासकों और संरक्षकों द्वारा इसको बनवाया गया था, किसी राजा का नाम नहीं लगता। पक्की ईंटों से बनी चौकोर आधार वाली क्रमशः छोटी होती हुई मंजिल है, हर साल छोटी हुई। तकनीकी वास्तुकला में इसे टेरेस्ड ब्रिक स्तूप कहा जाता है। प्रारंभ में यहाँ कोई विशाल बुर्ज नहीं था, उसके ऊपर जो बनो बुर्ज बना हुआ वो नहीं था। अब कहोगे सर फिर आप अकबर का नाम क्यों ले रहे? बताता हूं मैं। इसकी कहानी भी है कि पहले ये सिर्फ ऐसा ही था, इसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर नहीं था। अब आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब मुगलों ने बनवाया होगा। चलिए बात करते हैं। ये इतना सा कंसेप्ट था। ऊपरी बुर्ज अष्टकोणीय संरचना है जिसे सदियों बाद मुगल काल में जोड़ा गया। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका मुगल काल में जोड़ा गया है। इसकी सामग्री पकी हुई ईंटों चूने गारे से वर्गाकार और कई स्तरों पर बना हुआ आपका ये स्ट्रक्चर है। यस, एक्चुअली में मोहम्मद गौरी जब आया तो मोहम्मद गौरी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक भी था, और कुतुबुद्दीन ऐबक और इनकी टीमों ने चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद, गहड़वाल वंश के राजा जयचंद जो कन्नौज के शासक थे, उनको हरा दिया, और ये पूरा एरिया गहड़वाल वंश के अधीन था। और जब उसको हरा दिया, उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर यहां पर इन लोगों ने बड़े स्तर पर तहस नहस का काम किया और सब कुछ तहस नहस कर दिया, पूरा सब कुछ खत्म कर दिया, पूरा सारनाथ, वहां के पुराने स्तूप विस्तूप सबको तोड़ ताड़ कर राख कर दिया और मिट्टी का ढेर बन गया। इसीलिए यहां पर पूरा स्ट्रक्चर कैसा हो गया, बिल्कुल बिखर गया। ये सन 1200 के आसपास की बात है, क्योंकि 1194 में तो चंदावर का युद्ध हुआ। उसके बाद ये ऐसा ही पड़ा रहा। बाद में जाकर के कुछ लोगों ने इसको खोला, देखा, कुछ कुछ चीजें की, तो फिर अष्टकोणीय बुर्ज जो दिखाई देता है, जो मूलतः बौद्ध स्तूप का भाग नहीं है, उसका निर्माण 1588 में अकबर के समय में, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, दीवान थे, नवरत्न थे दीवान, जिनका नाम था राजा टोडरमल। आप जानते हो टोडरमल प्रणाली, आईने दहसाला, जिन्होंने भूराजस्व प्रणाली का विकास किया था, उन्हीं के बेटे गोवर्धन हैं। उन्होंने ये ऊपर का स्ट्रक्चर ये जो बनवाया है, ये गोवर्धन के द्वारा बनवाया गया, टोडरमल के बेटे ने इसको निर्माण करवाया था। अब कहो सर इसमें अकबर से क्या लेना देना? अकबर की बिना मर्जी के ये संभव नहीं है।
अकबर ने ही करवाया था। अकबर के आदेश से ही गोवर्धन ने इसका निर्माण करवाया था। क्यों? क्योंकि यहां पर अकबर के पिता हुमायूं ने सारनाथ का भ्रमण किया था। उन्होंने ये भ्रमण किया, यहां पर उन्होंने जगह देखी, इसका बड़ा उन्होंने जो तोड़फोड़ हो चुकी थी, सारी चीजें थी, जो बचा हुआ था उसका उन्होंने अवशेष यहां पर देखे थे। और जब उन्होंने भ्रमण किया तो इस भ्रमण की याद को स्थायी बनाने के लिए अकबर के सलाह पर, अकबर के आदेश पर गोवर्धन सन ऑफ राजा टोडरमल, इन्होंने इसका निर्माण करवाया और उसके ऊपर एक बुर्ज बनवाया, ये बना हुआ, और उस पर फारसी का अभिलेख भी लिखवाया। ये इसलिए अकबर से जुड़ा हुआ है। तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अकबर ने नहीं बनवाया, आधा नीचे का जो है ये पहले का है और ऊपर का स्ट्रक्चर अशोक का है, वो सॉरी अकबर का है। अब आप समझ में आ गया, इसका अशोक से कोई लेना देना नहीं है। अब स्तूप की प्रकृति क्या है? प्रकृति क्या है? क्या यहाँ बुद्ध की अस्थियां मौजूद हैं? नहीं, यहां पर किसी प्रकार के बुद्ध या भिक्षुओं की पवित्र अस्थियां रखी जाती थी, ऐसा यहां पर चौखुंडी में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। यहां से ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था कि यहां पर ऐसी कोई चीज रखी गई हो। इसलिए ये केवल एक स्मारक स्तूप है, कॉम्परेटिव कहते हैं। मैंने कहा ना कि स्मारक के तौर पर बनवाया गया था, सिर्फ ये स्मारक के तौर पर बनाया गया है कि भाई यहां पर इस जगह पर, इसी जगह पर पर्टिकुलर महात्मा बुद्ध सबसे पहले अपने 5 ब्राह्मण मित्रों से मिले थे, उसके स्मृति के तौर पर ये स्मारक स्तूप बना गया है। और ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये मुगल शासक ने अपने पिता हुमायूं की यात्रा को स्थायी बनाने के लिए, उसको जीवंत बनाने के लिए राजा गोवर्धन से कहा कि इसको बनवा दीजिए। उन्होंने बनवा दिया और फारसी में लेख लिखवा दिया। अब इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यह है कि ये केवल ईंटों का एक ढांचा नहीं है दोस्तों, ये बुद्ध के सन्यासी जीवन का पहला चरण, जहां पर उन्होंने पहली बार किसी से मुलाकात की अपना शिष्य बनाने के लिए। पंचवर्गीय भिक्षुओं का पुनर्मिलन और शिष्य के रूप में स्वीकार किया। बौद्ध संघ का निर्माण की पृष्ठभूमि इसी जगह पे मिली। अगर यहां पर वो 5 शिष्य, इनके शिष्य ना बनते, 5 ब्राह्मण मित्र शिष्य ना बनते, तो संघ का निर्माण ना होता। और प्रथम उपदेश की प्रस्तावना यहीं से रखी गई। उसके बराबर में जाकर के फिर फील्ड में बैठ करके उन्होंने उपदेश दिया। मैं सारनाथ पर एक अलग से पूरा डिटेल वीडियो बना रहा हूं, बुद्ध युग से पहले से लेकर के अब तक, जब सारनाथ को यूनेस्को ने भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, उस पर मैं पूरा डिटेल वीडियो बना रहा हूं, एक एक चीज कि बुद्ध युग से पहले इस जगह का क्या महत्व था, क्या कंसेप्ट था, और उसके बाद क्या क्या हुआ। बुद्ध युग के बाद किस किस काल में यहाँ पर क्या क्या परिवर्तन हुए, अशोक ने क्या क्या किया, गुप्त काल में क्या क्या किया, हर्षवर्धन ने क्या किया, वेनसांग ने क्या किया, और कुतुबुद्दीन ऐबक और इन लोगों ने क्या किया, और उसके बाद फिर यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या क्या किया, कैसे इसकी खोज हुई। एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल इन सारनाथ वीडियो। ध्यान रखिएगा, सारनाथ की अनसुनी कहानी, मैं इस पर चर्चा करूंगा। ओके, तो उत्खनन हुआ 19-20वीं सदी में, खुदाई से गुप्तकाल ईंटें, प्राचीन संरचना, विभिन्न निर्माण सामग्री का हमको यहां से पता चला। यहां पर पता चलता है कि यहां कोई एक स्मारक नहीं है, कई सारे स्मारक हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि यह आजाद भारत में पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण जो है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसकी एक धरोहर है, उसके अंडर में, और उसका परिसर का एक अभिन्न अंग है। ये रहा ASI के अंडर में ये स्थल मौजूद है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 528 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध जो हैं, भगवान बुद्ध 5 भिक्षुओं से मुलाकात करते हैं। उसके बाद 4वीं से 6वीं शताब्दी में गुप्त काल में ईंटों से इसका निर्माण होता है। 1588 में राजा गोवर्धन, राजा टोडरमल के पुत्र द्वारा अष्टकोणीय बुर्ज का निर्माण किया जाता है, और वर्तमान में ये ASI के अंडर में मौजूद है, और ये पूरे के पूरे विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो मान्यता मिली है उसका एक हिस्सा है। तो कुल मिलाकर के ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने एक जगह पर कंपाइल करके दे दी हैं, और आप बताइएगा मुझे आज का ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसा लगा, और मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, तो इसकी PPT और PDF आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।